जब अन्याय की सीमा लांघी जाती है, जब धैर्य की आखिरी दीवार भी टूट जाती है, तब सृजन नहीं संहार जन्म लेता है। तब रुद्र जागता है। रुद्र ना कोई व्यक्ति ना कोई देवता, रुद्र है विनाश की वह चेतना जो इतिहास में तब प्रकट होती है जब शांति केवल एक भ्रम रह जाती है। और आज यूक्रेन की धरती पर रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी हैं। रूस ने जिस दिन हमला किया उस दिन सिर्फ सरहदें नहीं टूटी, विश्व शांति का भ्रम, परमाणु संतुलन की कहानी, संयुक्त राष्ट्र का आदर्श, सब कुछ खंडहर बन गया। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह चेतावनी है। चेतावनी उस तीसरे अध्याय की जिसे इतिहास में अभी तक कोई नहीं जी सका है। विश्व युद्ध तीसरा। क्या रूस और यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? एक तरफ रूस, परमाणु शक्ति, साम्राज्यवादी अतीत का सपना और एक आदमी की महत्वाकांक्षा। दूसरी तरफ यूक्रेन, आजादी की लड़ाई, पश्चिमी समर्थन और असंभव को मुमकिन करने का हौसला। बीच में जलते हुए शहर, टुकड़ों में बांटा भविष्य और एक सवाल जो पूरी मानवता के गले में अटका है। क्या यह युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक रहेगा या पूरी दुनिया को निगल जाएगा? क्योंकि जब महायुद्ध का शंखनाद होता है तब सरहदें नहीं देखी जाती, सिर्फ शक्ति देखी जाती है। और आज हर देश अपने परमाणु बंकरों की धूल झाड़ रहा है। हर सेना अपने टैंक तेल से भर रही है, क्योंकि रुद्र उठ चुका है। और जब रुद्र उठता है तो समर्पण कोई विकल्प नहीं होता, या तो जीत होती है या सर्वनाश। किसी भी युद्ध की असली शुरुआत गोली से नहीं होती, वो शुरू होती है जब एक विचार दूसरे विचार से टकराता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध दिखने में दो देशों की जंग है, लेकिन इसकी नींव पड़ी थी दो सभ्यताओं की टक्कर से। एक तरफ पुतिन का रूस जो सोवियत संघ के पुनर्जन्म का सपना देख रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन जो यूरोप के उस खुले समाज का हिस्सा बनना चाहता है जहां लोकतंत्र सांस लेता है, जहां बोलने की आजादी है, जहां मास्कों की छाया नहीं होती। पुतिन को डर है कि अगर यूक्रेन यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य बन गया तो रूस की सीमाओं पर अमेरिका की तैनाती स्थायी हो जाएगी। रूस को पश्चिमी सभ्यता की चमक से नहीं, उसके प्रभाव से डर है, जो रूस के अंदर असहमति को जन्म दे सकता है, क्रांति ला सकता है और सत्ता को हिला सकता है। इसलिए यह युद्ध जमीन के लिए नहीं है, यह युद्ध उस विचार के लिए है जो लोगों को नियंत्रित करना चाहता है, और उस विचार के बीच है जो लोगों को आजाद करना चाहता है। पर इससे भी खतरनाक बात यह है कि यह लड़ाई अब सीमित नहीं रही। दुनिया के लगभग हर बड़े देश ने इस लड़ाई में किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभाई है। अमेरिका हथियार दे रहा है, ब्रिटेन बोएन ट्रेनिंग दे रहा है, जर्मनी रॉकेट सिस्टम भेज रहा है, और रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ गहरे रिश्ते बना रहा है। अब कल्पना कीजिए, अगर यूक्रेन रूस के किसी प्रमुख शहर पर हमला कर देता है, या रूस नाटो देश के किसी सैनिक बेस पर मिसाइल दाग देता है, या कोई गलती से भी परमाणु हथियार लॉन्च हो जाता है, क्या फिर यह लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदलेगी? आपको लग सकता है कि यह सिर्फ अटकलबाजी है, लेकिन सच यह है कि अब दुनिया उस रेखा के बेहद पास आ चुकी है जिसके आगे सिर्फ युद्ध है, वैश्विक, सर्वनाशकारी और परमाणु। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है, यूक्रेन के पास पश्चिम की तकनीक और समर्थन, और दोनों के बीच घृणा, प्रतिशोध और अंतहीन पीड़ा। आज हर देश अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है, नए फाइटर जेट बना रहा है, एआई ड्रोन तैयार कर रहा है, और साइबर युद्ध के लिए डिजिटल सेनाएं तैयार कर रहा है। यह सारी तैयारी किसके लिए हो रही है? युद्ध के लिए। और शायद अगला युद्ध अब दूर नहीं। इतिहास गवाह है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी। छोटे छोटे संघर्ष, क्षेत्रीय टकराव, और फिर अचानक पूरी दुनिया एक आग में झोंक दी गई। अब सवाल यही है, क्या दुनिया एक और आग के लिए तैयार है, या फिर यह युद्ध मानवता के सबसे काले अध्याय की प्रस्तावना है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 कहेंगे? 21वीं सदी की सबसे डरावनी सच्चाई क्या है? वो ये नहीं कि युद्ध हो रहा है, वो यह है कि अब युद्ध के पास सीमा नहीं है, और सबसे खतरनाक, अब युद्ध के पास नैतिकता भी नहीं है। रूस अब तक कई बार चेतावनी दे चुका है। अगर पश्चिम ने हस्तक्षेप बढ़ाया, अगर यूक्रेन ने रूसी जमीन पर हमले किए, तो रूस रणनीतिक प्रतिक्रिया देगा। सीधे शब्दों में कहा जाए, परमाणु हमला करेगा। पुतिन का मानना है कि पश्चिम डरता है एक बात से, न्यूक्लियर युद्ध, और उसी डर को वो हथियार बना चुका है। हर बार जब रूस हारता हुआ लगता है, न्यूक्लियर बटन की बात सामने आ जाती है। अब जरा इस सच्चाई को समझिए,
रूस के पास अनुमानित 6,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इनमें से सैकड़ों टैक्टिकल न्यूक्स यानी छोटे लेकिन घातक हथियार ऐसे हैं जो एक शहर को पल में मिटा सकते हैं, लेकिन बिना पूरी दुनिया को खत्म किए। पश्चिम को डर इस बात का है कि अगर रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन में कर दे तो क्या जवाब देना चाहिए? क्या वो भी परमाणु हमला करे या फिर सिर्फ कड़ी निंदा और प्रतिबंध? यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की लकीर खींचनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं चीन की। जब सारी दुनिया यूक्रेन और रूस में उलझी हुई है, चीन चुपचाप अपने कार्ड खेल रहा है। वो देख रहा है रूस कैसे अमेरिका और नाटो को उलझाता है, और उसी समय चीन ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी करता है। चीन और रूस दोनों अमेरिका से नफरत करते हैं, दोनों पश्चिमी मॉडल को चुनौती देना चाहते हैं और दोनों अपने अपने विस्तारवादी सपने देख रहे हैं। अगर ये दोनों देश एक साथ सक्रिय हो गए तो अमेरिका और नाटो को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो इतिहास कहेगा तीसरा विश्व युद्ध वहीं से शुरू हुआ। सवाल यह नहीं है कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह जीत पाएगा या नहीं। सवाल यह है कि अगर हारने लगा तो क्या वो परमाणु बटन दबा देगा, और अगर वह दबा देता है तो क्या अमेरिका चुप रहेगा, और अगर अमेरिका चुप नहीं रहा तो क्या दुनिया की हर राजधानी सुरक्षित रहेगी? युद्ध अब सैनिकों की संख्या का खेल नहीं रहा, अब यह बटन, कोड और मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का खेल है। और जब एक भी मिसकैलकुलेशन होता है तो पूरी दुनिया कुछ ही मिनटों में धूल में बदल सकती है। इतिहास ने पहले भी चेताया है। हिरोशिमा और नागासाकी सबूत हैं कि एक बटन कितनी पीढ़ियों को भस्म कर सकता है। पर अब हालात उससे भी ज्यादा जटिल हैं। अब अमेरिका अकेला नहीं है, अब रूस अकेला नहीं है। अब परमाणु हथियारों की दुनिया में 7 देशों के हाथों में सर्वनाश की चाबी है। और यही वो दौर है जहां युद्ध की भाषा अब सिर्फ गोली नहीं है, यह भाषा अब परमाणु तांडव की बन चुकी है। हम हमेशा सोचते थे कि युद्ध इंसान लड़ेगा, लेकिन अब लड़ाई इंसान और मशीन की साझेदारी नहीं रही। अब युद्ध सिर्फ मशीनें लड़ रही हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि इन मशीनों के पास न तो आत्मा है और न ही पछतावे की कोई जगह। यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रयोगशाला बन गया है। यह पहला ऐसा युद्ध है जहां सैकड़ों ड्रोन एक साथ आकाश में उड़ते हैं। कुछ कैमरा बनकर जासूसी करते हैं, कुछ खुद को दुश्मन पर गिरा देते हैं आत्मघाती बनकर। इनमें से कुछ ड्रोन तो एआई से लैस हैं जो अपने टारगेट खुद चुनते हैं। यह तय करते हैं कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई देश इन मशीनों को हजारों की संख्या में लॉन्च कर दे, हर ड्रोन के पास फेस रिकॉग्निशन हो, जीपीएस ट्रैकिंग हो और मारने का आदेश इंसान के बजाय एक एल्गोरिदम से आए, क्या तब युद्ध अब भी नैतिक कहलाएगा? 2023 में रूस ने लैंसेट ड्रोन्स इस्तेमाल किए जो लो फ्लाइंग, तेज और सटीक आत्मघाती हमले करते हैं। यूक्रेन ने जवाब में टर्की के बायरक्टार TB2, अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन और यहां तक कि DIY ड्रोन से रूस के टैंक और बंकर उड़ाए। ये कोई गेम नहीं है, ये वो युग है जहां एक टीनेजर भी लैपटॉप और 3D प्रिंटर से एक जानलेवा युद्ध मशीन बना सकता है। AI अब सिर्फ ट्रैकिंग नहीं करता, वो अब युद्ध का विश्लेषण करता है। अगला हमला कहां होना चाहिए यह सुझाता है। कभी कभी खुद ही हमला कर देता है, और अगर उसमें कोई बग रह जाए, अगर वह सही और गलत का फर्क न समझ पाए, तो क्या वो एक स्कूल को टारगेट बना देगा या एक अस्पताल को? साइबर युद्ध भी अब मैदान में है। यूक्रेन में बिजली घर बंद हो गए, रेलवे सिग्नल फेल हो गए, बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया, सब कुछ एक इनविजिबल हमले से, और यह सब बिना एक भी गोली चलाए। अब युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं रहा, अब यह कोड की लड़ाई बन चुका है, जहां हथियार नहीं एल्गोरिदम चलते हैं, जहां सैनिक नहीं सर्वर गिरते हैं, जहां मैदान नहीं माइक्रोचिप जलते हैं। और जब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाए तो एक छोटा सा वायरस पूरे देश को अंधेरे में धकेल सकता है। यही तो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर की परिभाषा है। क्या हम वाकई इसके लिए तैयार हैं? क्या हम वाकई उस भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां युद्ध होगा पर इंसान शायद नहीं होगा? एक बार युद्ध की बागडोर मशीनों के हाथों में चली गई तो न वो रुकेंगी, न समझेंगी, न माफ करेंगी। बस एक कोड चलेगा और एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। जब दुनिया 2 हिस्सों में बांट रही हो, जब एक तरफ पश्चिम हो, दूसरी तरफ पूर्व, और बीच में उठ रही हो बारूद की आंधी, तो कोई एक देश है जो चुपचाप मगर ताकतवर तरीके से खड़ा है। भारत। भारत न रूस के साथ खुलकर खड़ा है, न पश्चिम के पाले में कूद पड़ा है। उसकी कूटनीति का रंग तटस्थता से भी गहरा है। भारत ने रूस से तेल सस्ता खरीदा और साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक साझेदारी भी निभाई। भारत का यह संतुलन दुनिया को चौंकाता है, और यही संतुलन भारत को आने वाले विश्व युद्ध की रणनीति में केंद्र में लाता है। पश्चिम चाहता है कि भारत खुलेआम रूस की निंदा करे।
रूस चाहता है कि भारत उसके पुराने दोस्त की तरह साथ खड़ा रहे, लेकिन भारत जानता है इस युद्ध में भावनाओं से नहीं, बुद्धि से खेलना होगा। भारत की चिंता बस यूक्रेन या रूस नहीं है, उसकी निगाहें चीन और पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध भड़कता है तो भारत को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। चीन, जो लद्दाख से अरुणाचल तक घुसपैठ की कोशिश करता है, और पाकिस्तान, जो हर मौके पर भारत के खिलाफ चालें चलता है। इसलिए भारत का रक्षा बजट बढ़ा है, रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण तेज हुआ है। एएमसी फाइटर जेट, तेजस मेका 2 INS अरिहंट जैसे न्यूक्लियर सबमरीन और अग्नि सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, भारत खुद को उस युद्ध के लिए तैयार कर रहा है जो शायद वो लड़ना नहीं चाहता, मगर जिससे बचना अब मुश्किल होता जा रहा है। पर भारत की असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि उसकी सोच है। भारत जानता है अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कोई भी विजेता नहीं होगा, सिर्फ राख होगी, और उसमें एक दुनिया जो कभी थी। भारत दुनिया से कहता है, डायलॉग नॉट वॉर, वसुधैव कुटुंबकम, लोक समस्तः सुखिनो भवन्तु। पर क्या यह आवाज सुनने वाला कोई है? जब चारों तरफ मिसाइलें गरज रही हों, जब ड्रोन आसमान को काट रहे हों, जब गठबंधन टूट रहे हों और हथियार बन रहे हों, तो क्या कोई शांति की बात सुनता है? भारत के लिए विकल्प सीमित हैं, या तो वो तटस्थ रहकर दबाव झेले या रणनीतिक मोर्चे पर उतरे और दुनिया को राह दिखाए। भारत इस समय एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से वो या तो इतिहास का पर्यवेक्षक बनेगा या फिर विश्वगुरु बनकर युद्ध की आग को शांति में बदल देगा। पर इतिहास कहता है, जब युद्ध होता है तो कोई भी पूरी तरह तटस्थ नहीं रह पाता। क्या भारत अपवाद होगा, या युद्ध की आंधी में उसका भी संतुलन डगमगाएगा? इतिहास में कभी भी विश्व युद्ध अचानक नहीं हुआ, हर बार किसी एक घटना ने आग को भड़काया। एक गोली ने प्रथम विश्व युद्ध शुरू किया, एक तानाशाह की भूख ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। अब सवाल है, तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी कौन होगी? कई घटनाएं पहले से लाइन में हैं, बस उनके फटने का इंतजार है। हर एक ऐसी घटना है जो अकेले में कुछ नहीं, पर गठबंधनों को खींच ले जाए और दुनिया को खाई में धकेल दे। ट्रिगर पॉइंट नंबर 1, रूस का परमाणु प्रयोग। अगर रूस यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करता है, भले ही छोटा हमला क्यों ना हो, अमेरिका और नाटो जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे, और वहीं से शुरू होगा न्यूक्लियर शॉर्टकट टू हेल। ट्रिगर पॉइंट नंबर 2, ताइवान पर चीन का हमला। चीन की निगाहें ताइवान पर हैं। अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नाटो के देश भी खींचे जाएंगे, और एक साथ दो युद्ध, एक यूक्रेन में, एक एशिया में, दुनिया की सामूहिक चेतना को तोड़ सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट नंबर 3, ईरान इजरायल संघर्ष। ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है। अगर यह संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलता है तो सऊदी, हिजबुल्ला, अमेरिका और रूस तक इसमें शामिल हो सकते हैं। मध्य एशिया की आग पूरी दुनिया में फैल सकती है। ट्रिगर पॉइंट नंबर 4, उत्तर कोरिया की सनक किम जोंग उन ने खुलेआम परमाणु परीक्षण किए हैं। अगर वह जापान या दक्षिण कोरिया पर मिसाइल छोड़ देता है तो अमेरिका प्रतिक्रिया देगा, और चीन को निर्णय लेना होगा कि वह उत्तर कोरिया के साथ है या उसके खिलाफ। यही फैसला दुनिया को विभाजित कर सकता है। ट्रिगर पॉइंट नंबर 5, साइबर 9। अलावा, अगर कोई देश किसी सुपर पावर की बिजली, बैंकिंग या कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर देता है और उससे हजारों की जान चली जाती है, तो जवाब में बम नहीं बल्कि युद्ध शुरू होगा। यह ऐसा हमला होगा जिसका कोई चेहरा नहीं, लेकिन हर देश उसे अपना दुश्मन मानेगा। ट्रिगर पॉइंट नंबर 6, गलतफहमी। हां, कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध सिर्फ एक गलती से शुरू हो जाते हैं। कोई रडार कुछ गलत पकड़ ले, कोई ड्रोन गलती से सीमा पार कर जाए, कोई मिसाइल गलती से दाग दी जाए, और फिर कोई देश जवाब दे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर कुछ भी वापस नहीं आता। दुनिया इस समय एक ऐसे बर्फीले किनारे पर चल रही है जहां एक फिसलन पूरी सभ्यता को समुद्र में डुबो सकती है। यही भाग 6 की चेतावनी है। युद्ध शायद अभी शुरू न हो, लेकिन ट्रिगर हर ओर हैं, तने हुए, तैयार और बेहद संवेदनशील। मान लीजिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। परमाणु हथियार चल चुके हैं, महाशक्तियां आमने सामने हैं, एआई ड्रोन बिना रुके मार रहे हैं, साइबर सिस्टम ठप हो चुके हैं। तो अब क्या? नैसे था परमाणु बर्बादी, जहां सिर्फ राख बचेगी अगर रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल, उत्तर कोरिया, इनमें से सिर्फ 3 देश भी
एक दूसरे पर परमाणु बम गिरा दें तो धरती की जलवायु वर्षों तक जहरीली हो जाएगी। धरती की तिरसबराही, अंधेरा छा जाएगा, जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। सूरज की रोशनी महीनों तक नहीं पहुंचेगी, फसलें उगनी बंद हो जाएंगी, लाखों नहीं अरबों लोग भूखे मरेंगे। 2 महामारियां और जैविक युद्ध। आज के युद्ध में बंदूकें ही नहीं, बैक्टीरिया और वायरस भी हथियार हैं। अगर कोई देश जैविक हथियार छोड़ देता है तो यह एक नए कोविड से भी ज्यादा घातक होगा। दवाएं खत्म होंगी, अस्पताल भर जाएंगे और पूरी सभ्यता बीमार होती चली जाएगी। 3 जलवायु विनाश और रेडियो एक्टिव धरती। परमाणु विस्फोटों से ग्लेशियर पिघलेंगे, रेडियो एक्टिव कण हवाओं में घुलेंगे, नदियां जहरीली हो जाएंगी। धरती का हर कोना एक खतरनाक प्रयोगशाला बन जाएगा, जहां जीवन का टिकना असंभव हो जाएगा। 4 वैश्विक अर्थव्यवस्था का पतन। कोई गूगल नहीं चलेगा, कोई बैंक नहीं खुलेगा, डॉलर, यूरो, रूबल सब कागज बन जाएंगे, बाजार गिर जाएंगे, लाखों कंपनियां बंद हो जाएंगी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, महंगाई आसमान छुएगी और रोटी ख्वाब बन जाएगी। 5 मानवता का टूटता भरोसा। लोगों का भरोसा एक दूसरे से उठ जाएगा, रंग, धर्म, भाषा के नाम पर शक होने लगेगा, शरणार्थियों की भीड़ सीमाओं पर रोती मिलेगी और इंसानियत तारों की बाढ़ के पीछे मरती हुई मिलेगी। 6 अगली पीढ़ी। एक खोया हुआ भविष्य जो बच्चे आज खेल रहे हैं, कल बंकरों में पलेंगे। स्कूल नहीं, सायरन की आवाज से उनकी नींद खुलेगी। उनके पास ना इंटरनेट होगा ना किताबें, सिर्फ सवाल होंगे, ये दुनिया ऐसी क्यों है। 7 युद्ध की कोई जीत नहीं होती। जीत किसकी होगी? जिसकी लाशें कम हों, जिसका शहर थोड़ा कम टूटा हो, या जो अपने दुश्मन को पूरी तरह मार दे मगर खुद भी अंदर से मर जाए। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, पर उसे कोई जीत नहीं पाएगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या इंसान अभी भी उतना समझदार है कि वह खुद को खत्म होने से बचा सके। इतिहास ने साबित किया है कि युद्ध मानव की मूर्खता होती है और शांति उसकी समझदारी। पर क्या आज की दुनिया, जहां नेता ट्विटर से धमकी देते हैं, ड्रोन एक बटन दबाते ही मौत बनकर उड़ते हैं, और जहां हथियारों पर होने वाला खर्च गरीबी से लड़ने से कई गुना ज्यादा है, क्या वो दुनिया युद्ध से खुद को रोक सकती है? रास्ता है, पर कांटों से भरा है। 1 कूटनीति को बंद दरवाजों से निकालो। आज के नेताओं को फोटो सेशन नहीं, समाधान चाहिए। सिर्फ शांति सम्मेलनों से नहीं, ईमानदार और कठोर बातचीत से समस्या का हल निकलेगा। जिन देशों के बीच युद्ध की संभावना है, उनके बीच स्थायी बातचीत के मंच बनाने होंगे, जैसे रूस यूक्रेन, अमेरिका चीन, इजराइल ईरान। 2 साइबर और एआई। युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून में लाओ। जैसे न्यूक्लियर हथियारों के लिए संधियां बनी थीं, वैसे ही अब एआई और साइबर हथियारों पर भी नियंत्रण चाहिए। दुनिया को एक डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन बनानी होगी, जहां तय हो कि तकनीक किस हद तक इंसानों को मार सकती है और कहां इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। 3 ग्लोबल गठबंधन में विकासशील देशों को बराबरी दो। आज वैश्विक निर्णय सिर्फ कुछ देशों के बीच लिए जाते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका की आवाज नहीं गूंजती। जब तक वैश्विक संस्थाएं असंतुलित रहेंगी, युद्ध का बीज भी बना रहेगा। सभी देशों को बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलेगा, तभी सच्ची शांति की शुरुआत होगी। 4 मीडिया और हथियार। लॉबी पर अंकुश। कई बार युद्ध सिर्फ इसलिए भड़कता है क्योंकि कुछ कंपनियों को फायदा होता है। हथियार बेचने वाली लॉबी या उकसाने वाला मीडिया, दोनों ही आग में घी डालते हैं। जरूरत है ऐसी शक्तियों को प्रेस और राजनीति से दूर करने की। 5 आम इंसान की भूमिका सबसे अहम है। अगर दुनिया में अरबों लोग युद्ध को नकार दें, युद्ध करने वाले नेताओं से सवाल करें, तो कोई भी सरकार अपने देश को युद्ध में नहीं झोंक सकती। चुनावों में वोट शांति को दो, सड़क पर आवाज न्याय के लिए उठाओ और सोशल मीडिया पर नफरत नहीं, समाधान फैलाओ। युद्ध कोई अनिवार्य नियति नहीं है, ये कोई दैवी आपदा नहीं है, ये बस इंसानों के गलत फैसलों का परिणाम है। और अगर इंसान गलत निर्णय ले सकता है तो उसे सही करने की ताकत भी रखता है। अंतिम बात, तीसरा विश्व युद्ध रोका जा सकता है, पर उसके लिए हथियारों से नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और इंसानियत से लड़ना होगा। हमें अपने बच्चों के लिए एक जली हुई धरती नहीं, बल्कि एक उज्जवल और शांतिपूर्ण दुनिया छोड़नी है। क्योंकि अगर हमने अब नहीं रोका तो अगला युद्ध तलवारों से नहीं, शायद पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तब कोई तकनीक बची ही नहीं होगी।